हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा की बुक आर्थिक विकास की समझ के पहले पार्ट सत्ता की साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को हम पहले ही पढ़ और समझ चुके हैं, या फिर अगर आप दोबारा से इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो इस पेज पर इस पार्ट से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बेल्जियम की भौगोलिक और जातीय संरचना के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अब जैसा कि हमने जब इस पार्ट को पढ़ा था और समझा था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो बेल्जियम जो एक देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, और क्षेत्रफल में ये क्या है, भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। और बेल्जियम के जो पड़ोसी देश हैं वो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम में मुख्यतः 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि आपकी फ्रेंच, डच और जर्मन है। फ्लेमिश इलाके जो मतलब यहाँ के कुल मिला के 3 मुख्य इलाके हैं। पहला जो है आपका वो फ्लेमिश है, दूसरा वेलोनिया है और तीसरा यहाँ की जो राजधानी है ब्रुसेल्स वो है। तो जो यहाँ का फ्लेमिश इलाका है उसमें बेल्जियम की कुल आबादी का लगभग 59% जो जनता है वो निवास करती है, और यहाँ पर मुख्य रूप से डच भाषा जो है बोली जाती है। उसके बाद वेलोनिया क्षेत्र में 40% आबादी निवास करती है, और यहाँ पर मुख्यतः फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पर जो दूसरा मुख्य इलाका है वो है यहाँ का वेलोनिया क्षेत्र। वहाँ पर 40% आबादी निवास करती है, यानी कि बेल्जियम की जो टोटल जनसंख्या है उसकी 40% आबादी कहाँ निवास करती है, वेलोनिया क्षेत्र में। और यहाँ पर जो मुख्यतः भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसके अलावा शेष बची 1% जो आबादी है, यानी कि हमने देखा कि 59% यानी कि 59% जो आबादी है हमारे फ्लेमिश इलाके में रहती है बेल्जियम के, और 40% जो आबादी है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। तो अब इसके बाद जो 1% आबादी जो है वो बचती है, तो वो क्या है, जर्मन भाषा बोलती है। ठीक है, यानी कि 59% जो फ्लेमिश इलाके में आबादी रहती है वो डच भाषा बोलती है, 40% आबादी जो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है वो फ्रेंच भाषा बोलती है। अब बची जो 1% आबादी है वो जर्मन भाषा बोलती है। इसके बाद जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में रहने वाले 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था कि बेल्जियम की राजधानी आप ब्रुसेल्स इसमें अपने आप से नोट डाउन कर लें। तो वहाँ पर क्या है कि जो टोटल पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में रहती है वो 80% उसमें से जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं वो क्या है, डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में रहने वाले फ्रेंच भाषी लोग डच भाषा बोलने वालों के मुकाबले अधिक समृद्ध और ताकतवर हैं। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि फ्रेंच भाषा बोलने वालों लोगों की जो आबादी है वो बेल्जियम की कुल आबादी की 40% है, जबकि डच भाषा बोलने वाले लोगों की जो आबादी है वो 59% है। तो यानी कि जो बहुसंख्यक हैं वो तो वहाँ पर डच है, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी संख्या वहाँ पर कम है, वो डच भाषा बोलने वाले लोगों के मुकाबले अधिक समृद्ध और ताकतवर हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न दूसरा देख लेते हैं इस पार्ट का। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए और वे कौन कौन से थे, विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी कि एक टाइम पीरियड था जो 1970 से 1993 तक, तो उस टाइम पीरियड में बेल्जियम का जो संविधान था उसमें कितने संशोधन किए गए थे और वो कौन कौन से थे, तो देख लेते हैं। तो उस टाइम पर मुख्य रूप से 4 संशोधन किए गए थे, जो देख लेते हैं हम नीचे हैं। यानी कि 1970 से 1993 तक बेल्जियम के संविधान में कुल 4 संशोधन किए गए थे, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला जो था वो था हमारा, यहाँ के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्रियों की संख्या है वो समान रहेगी, ताकि किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला ना कर सकें। तो वो जो संविधान में संशोधन किया गया था उस बीच में, उसमें क्या किया गया था कि केंद्र सरकार जो उस देश की थी उसमें डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्री थे उनकी संख्या को क्या है, समान कर दिया गया था, ताकि अगर मान लो किसी बात पर कोई फैसला लिया जाना है या किसी भी कानून पर या किसी मुद्दे पर अगर कोई फैसला वहाँ पर लिया जाना है, तो उसमें वो फैसला ऐसा ना हो कि किसी एक समुदाय विशेष के फेवर में हो जाए। दूसरा संशोधन, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई थी, जिससे राज्य सरकारें अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं रह गई थी। यानी कि पहले कुछ जो शक्तियां राज्य सरकारों की केंद्र सरकार के पास रहती थी, तो वो शक्तियां अब केंद्र से
हटाकर राज्य सरकारों को ही दे दी गई थी। और इसके बाद जो वहाँ के राज्य सरकारें हैं वो अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं रह गई थी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और यहाँ की सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। अब जो बेल्जियम के हमने देखा तो जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, तो वहाँ पर क्या है, एक अलग सरकार है। और उस सरकार में क्या है कि उसमें जो दोनों भाषा बोलने वाले समुदाय, हमारे डच भाषी और फ्रेंच भाषी, उन दोनों समुदाय के लोगों का क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक और स्तर की सरकार का गठन किया गया है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब बेल्जियम में क्या है कि एक बिल्कुल ही अलग प्रकार की सरकार है जिसको हम सामुदायिक सरकार बोलते हैं। यानी कि एक तो वहाँ पर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और एक तीसरे स्तर की जो सरकार है वो वहाँ पर है सामुदायिक सरकार। अब ये जो सरकार है ये एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है और इसका चयन भी उसी भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो सरकार है ये मतलब बिल्कुल क्या होता है कि जैसे वहाँ पर अब हमने देखा था जो मेनली वहाँ पर दो भाषा बोलने वाले समुदाय हैं, फ्रेंच और डच। तो इस सरकार का चुनाव यानी कि सामुदायिक सरकार का चुनाव भी किसी एक भाषा विशेष वाले समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और ये क्या है, उस ही भाषा विशेष वाले समुदाय के लोगों के लिए काम भी करती है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, श्रीलंका की जातीय संरचना के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है श्रीलंका की जातीय संरचना कुछ इस प्रकार है। श्रीलंका की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ है और यहाँ का जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो सिंहली भाषी लोगों का है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। अब श्रीलंका जैसा कि आपको पता ही है कि भारत जो हमारा देश है उसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है और एक एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो एक द्वीपीय देश है। और यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ है। और श्रीलंका में जो जनसंख्या निवास करती है उसमें जो प्रमुख यानी कि जनसंख्या है वो सिंहली भाषी या सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का है जिनकी आबादी श्रीलंका की कुल जनसंख्या की 74% है। इसके बाद तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या के 18% है। यानी कि इसके बाद फिर क्या है कि सिंहलियों के बाद वहाँ पर नंबर आता है तमिल भाषा वाले लोगों का जिनकी जो आबादी है वो श्रीलंका की कुल जनसंख्या की 18% है। तमिल भाषी लोगों में भी 2 प्रकार के समूह हैं। यानी कि जो तमिल भाषा वाले जो समुदाय हैं उसमें भी 2 प्रकार के समूह हैं। एक समूह तो श्रीलंकाई मूल के तमिलों का है और जो लगभग 13% है। यानी कि एक तो वे तमिल हैं जो श्रीलंका के ही हैं और दूसरा भारतीय मूल के तमिलों का है। अब ये जो भारतीय मूल के तमिल थे ये औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि अंग्रेजों के शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए ले जाए गए भारतीय नागरिकों की ही संतानें हैं। अब ये जो भारतीय मूल के जो तमिल हैं ये अंग्रेजों के यानी कि औपनिवेशिक शासन के टाइम पे भारत से जो लोग श्रीलंका ले जाए गए थे वहाँ के बागानों में काम करने के लिए, तो ये उन लोगों की ही संतानें हैं। अब सिंहली भाषा वाले जो लोग हैं वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं यानी कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में अब एक तीसरा हिस्सा, ठीक है, ईसाई लोगों का भी है जो लगभग वहाँ पर जिनकी जो आबादी है वो 7% है और ये सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि जो मुख्य हिस्सा है वहाँ की जनसंख्या में श्रीलंका की वो सिंहली भाषी लोगों का जो 74% है। उसके बाद तमिल्स आते हैं जिनकी जो आबादी है लगभग 18% है। और एक तीसरा हिस्सा क्या है, ईसाई लोगों का है और उनका जो प्रतिशत है वो उसकी जनसंख्या में श्रीलंका की जनसंख्या में 7% है। अब चौथा क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं एक बार। श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली समुदाय वाले लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। यानी कि श्रीलंका में पहले तो हम जान लेते हैं कि श्रीलंका जो 1948 में आज़ाद हुआ था और 1950 में वहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो कानून है वो पास किया गया था जिसमें वहाँ पर जो सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग थे, ठीक है, तो यानी कि वो एक वहाँ के कानून में एक ऐसे प्रावधान डाल दिए गए थे जो सीधे सीधे क्या है सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों के फेवर में थे। तो जान लेते हैं हम क्या क्या थे।
तो पहला था कि सिंहली भाषा को एकमात्र राजकीय भाषा घोषित करना। यानी कि हुआ क्या था कि वहाँ की सरकार के द्वारा तमिल भाषा को बिल्कुल नेग्लेक्ट या दरकिनार करके सिंहली भाषा को ही एकमात्र राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। सिंहली लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, यानी कि जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे उनको वहाँ के जो शिक्षण संस्थान है जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और सरकारी नौकरियाँ, उनमें क्या है उनको ही सबसे पहले प्राथमिकता दी गई। सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार था। यानी कि वहाँ पर जो इलेक्शंस वगैरह हुआ करते थे उसमें जो सिंहली भाषी लोग थे वो डायरेक्टली क्या है पार्टिसिपेट कर सकते थे, जबकि तमिलों के साथ ऐसा नहीं था। नए संविधान में प्रावधान के द्वारा केवल बौद्ध धर्म को ही संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। अब ये जो नया संविधान वहाँ पर बनाया गया था तो उसमें एक प्रावधान के द्वारा जो बौद्ध धर्म था, जो क्या था सिंहली भाषी लोगों का, यानी कि सिंहली भाषी जो लोग थे वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को ही संरक्षण और बढ़ावा क्या है वहाँ पर दिया गया। प्रश्न 5वां देख लेते हैं, सत्ता की साझेदारी, जो कि हमारे पाठ का नाम भी है। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कुछ इस प्रकार हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच होता है। सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है इसके अंतर्गत सत्ता का जो बंटवारा है वो शासन के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच होता है। अब सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो इसमें सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की जो हमारी सरकार होती है उसके बीच में होता है। तो इन दोनों जो आपको मैंने बताया सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण, उसमें केवल आपको एक जो मेन बात याद रखनी है वो यही है कि क्षैतिज वितरण में सत्ता का जो बंटवारा है वो शासन के विभिन्न अंगों के बीच होता है, और सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में जो सत्ता का बंटवारा है वो शासन के विभिन्न स्तरों, ठीक है, तो के बीच होता है। अब तीसरे स्तर की जो रूप है सत्ता की साझेदारी का वो है सामुदायिक सरकार, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी बेल्जियम में भी देखा था। तो इसमें सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की भागीदारी, यानी कि वहाँ पर जो मुख्यतः दो भाषा बोलने वाले समूह थे, फ्रेंच भाषी और डच भाषी, तो उनके बीच क्या है सत्ता का जो है बंटवारा कर दिया गया था। तो सामुदायिक सरकार थी वहाँ पे, जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। अब आते हैं एक और तरह के दबाव समूह। दबाव समूहों के द्वारा सरकार पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब दबाव समूह आप ऐसे मान सकते हैं कि ये वे समूह होते हैं जो जिनकी मेजॉरिटी क्या है समाज में काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर क्या है दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो अब आइए अब प्रश्न 6 को देख लेते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए। यानी कि जो किसी समाज में बहुत सारे जो सामाजिक समूह हैं, जैसे श्रीलंका में हमने देखा था वहाँ पर तमिल और सिंहली भाषा बोलने वाले, बेल्जियम में हमने देखा था वहाँ पर डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, तो इन सभी समूहों के बीच क्या है टकराव को कम करने के लिए। यानी कि हमने देखा था कि बेल्जियम में क्या हुआ था कि वहाँ पर सत्ता ने क्या सरकार ने क्या है सत्ता का जो बंटवारा है बेल्जियम में वो कर दिया था दोनों समूहों के बीच, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ था। जबकि श्रीलंका में क्या किया गया था कि वहाँ की सरकार ने केवल सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कुछ कानून जो है पारित कर दिए थे, जिस वजह से फिर वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो गई थी। अब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के अनुकूल है। अब लोकतंत्र में बेसिकली होता क्या है कि लोगों की सरकार होती है, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के अनुकूल है का मतलब ये हुआ कि अब भाई जो लोग ऐसा है कि इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करके सरकार को चुन रहे हैं या लोगों को उन पदों पर बैठा रहे हैं, तो उनकी भी तो सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए ना। तो इसलिए यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। अब राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि हम श्रीलंका में जैसे देख सकते हैं कि बाद में क्या हुआ था कि जब सिंहली भाषी वाले लोगों के जो मतलब फेवर में सरकार ने काफ़ी सारे कानून पारित कर दिए थे, तो फिर जो तमिल्स थे यानी कि तमिल भाषी जो लोग थे उन्होंने फिर अपना
वर्चस्व बढ़ाने के लिए या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए फिर वहाँ से उन्होंने भी एक तरीके से अपनी पार्टी वगैरह या अपनी सरकार के लिए जो है काम करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए, और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाने के लिए, यानी कि सत्ता को बहुत अच्छे रूप से चलाने के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए भी सत्ता की साझेदारी जो है आवश्यक है। अब इसके हम 7वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सत्ता के एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि हमने ऊपर इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा भी था। आइए अब इसके बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों, यानी कि सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। अब ऊर्ध्वाधर में मैंने क्या बताया था आपको, स्तरों, ठीक है, में सत्ता का बंटवारा क्या है होता है। और सत्ता के क्षैतिज वितरण में हमने देखा था, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी सत्ता का बंटवारा होता है। अब सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में उच्च और निम्न स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं तो सबसे ऊपर हमारी केंद्र सरकार, उसके बाद हमारी राज्य सरकार, और सबसे नीचे फिर हमारी जो स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे गांव में पंचायतें बोलते हैं और शहरों में जो है नगर पालिका होती हैं, तो वो सरकारें होती हैं। और सत्ता के क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें कोई ऊंचे और निचले स्तर की कोई शासन प्रणाली या कोई वो नहीं होता, उसमें सभी क्या है कि एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का ये क्या है प्रयोग करते हैं। अब इसमें निचले स्तर की सरकारें ऊंचे स्तर के सरकारों के अधीन काम करती है, यानी कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, इसमें जो निचले स्तर की सरकारें होती हैं वो उनसे ऊपर के स्तर की जो सरकारें होती हैं उसके अधीन रहकर काम करती है। जैसे जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं, जो स्थानीय सरकार है वो राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करती हैं। और इस जो सत्ता का क्षैतिज वितरण है, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि इसमें जितने भी जो शासन के अंग होते हैं वो एक ही लेवल पर रहकर काम करते हैं, तो कोई किसी के अधीन नहीं होता है। बल्कि अगर लगता है कि कोई जो अंग है वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना शुरू कर देता है, तो दूसरा जो अंग है वो उस पर नियंत्रण भी कर सकता है। 8वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दबाव समूह के बारे में अभी हमने बात ही करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल कई प्रकार से सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देख लेते हैं कैसे। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों का सक्रिय होना। अब ये जो दबाव समूह है ये कोई अलग से स्पेसिफिकली समूह नहीं होते। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कुछ समूह जो है एक मेजॉरिटी में एक समाज में होते हैं, तो वही क्या है, जब सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं तो दबाव समूह हो जाते हैं। तो उसमें व्यापारियों का समूह, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित जो हित समूह हैं उनका सक्रिय होना। और हित समूह और दबाव समूहों का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना। अब भाई जब इनकी मेजॉरिटी समाज में इतनी ज़्यादा होती है तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि वो इनकी भी किसी तरीके से अपनी समितियों के द्वारा इनकी भागीदारी को वो करे। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सरकार को बाध्य करना। अब क्या होता है कि ये सभी समूह अपनी अपने जो वर्ग हैं या फिर अपने अपने जो समूह हैं उनके विभिन्न जो मुद्दे हैं, ठीक है, या इनके जो विभिन्न फैसले हैं, विभिन्न चीज़ों को लेकर ये क्या है सरकार को बाध्य करना शुरू कर देते हैं। अपने अपने वर्गों के हितों को बढ़ावा देना, यानी कि जो जो इनके वर्ग हैं, जैसे अभी हमने व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर, तो ये जो संगठन होते हैं ये अपने अपने वर्गों के क्या हितों को बढ़ावा देते हैं और उसके लिए सरकार को क्या है टाइम टू टाइम उन पर दबाव बनाते रहते हैं। जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। अब इसमें से बहुत सारे समूह ऐसे भी होते हैं जो जनता की जो मुख्य मुख्य समस्याएं होती हैं उनसे भी सरकार को टाइम टू टाइम क्या है अवगत कराते हैं। हम इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो हुआ क्या था कि बहुसंख्यकवाद वहाँ पर जो फैला था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, यानी कि जब जो सिंहली भाषी थे वो वहाँ पर मेजॉरिटी में थे, तो वहाँ की सरकार ने उनके वर्चस्व को स्थापित करने के लिए क्या किया था कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा क्या घोषित कर दिया था। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता। सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा और संरक्षण देना। अब इस बहुसंख्यकवाद का श्रीलंका में क्या प्रभाव हुआ था वो देख लेते हैं।
तमिलों की नाराज़गी और शासन के प्रति बेगानेपन का बढ़ावा। यानी कि अब जो ये वहाँ पर सिंहलियों के जो बहुसंख्यकवाद था, जब वो बढ़ना शुरू हो गया तो जो तमिल थे तो उनमें नाराज़गी फैल गई और शासन के प्रति बेगानेपन का बढ़ावा। यानी कि वो अब समझने लगे कि शासन तो उनके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उनको लगा कि भाई एक तरीके से अब जो है सरकार जो है उनके साथ बेगानेपन का व्यवहार कर रही है। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग। अब 1980 में क्या हुआ था वहाँ पर, उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है, उत्तर यानी कि पता ही आपको दिशा है, तो स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग जो है वहाँ पर उठाई गई थी। अब जैसे इस फोटो को आप देखिए तो यहाँ पर जितने भी ये आपके ऑरेंज कलर के जो भी आपको ये उत्तर यानी कि टॉप की जो दिशा है वो, और आपके दाहिने हाथ की तरफ की जो दिशा है, तो उसमें क्या था कि यहाँ पर धीरे धीरे उन लोगों ने, यानी कि जो तमिल भाषा लोग थे, उन्होंने अपनी, सरकार बनाने की जो मांग है वो क्या है, बढ़ानी शुरू कर दी थी। सिंहली और तमिलों के बीच टकराव और फिर गृह युद्ध का जन्म। और इसका जो एक सबसे बड़ा प्रभाव जो श्रीलंका में पड़ा था वो ये था कि सिंहली और तमिलों के बीच जो टकराव था वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया, जो बढ़ते बढ़ते वहाँ पर उसने एक गृह युद्ध का रूप ले लिया था। गृह युद्ध के कारण हज़ारों लोगों को मारा जाना और बेघर होना। अब जब वो गृह युद्ध वहाँ पर श्रीलंका में छिड़ गया तो वहाँ पर उस गृह युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए थे। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दुष्प्रभाव। अब कोई भी युद्ध होता है तो उसका काफ़ी टाइम तक एक बैड इम्पैक्ट वहाँ की कंट्री पर रह ही जाता है। तो इसमें भी क्या था कि युद्ध के कारण देश के सामाजिक, यानी कि जो समाज थे वो काफ़ी टाइम तक आपस में लड़ते भिड़ते रहे, और आर्थिक यानी कि जो माल या फिर पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, और सांस्कृतिक जीवन में वहाँ के दुष्प्रभाव। अब इसका हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, यानी कि जैसे कि हम सभी में देख चुके हैं, बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषी लोग थे, और यहाँ पर तमिल और वो वाले लोग, तमिल और क्या है आपके सिंहली भाषी वाले लोग के समूह थे। और अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो सिंहली वाले बौद्ध धर्म थे, और तमिल वाले जो थे वो हिंदू और मुसलमान थे, और एक ईसाई वाला भी जो समूह था। तो जब किसी देश में इतने सारे सामाजिक विविधता वाले जो समूह हो जाते हैं तो उसमें शासन जो है वो सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से करता है या किया जाता है। तो विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषाई और धार्मिक समूह के बीच सत्ता का विभाजन। तो उसमें जितने भी हमारे यहाँ पर जो सामाजिक समूह हैं उसमें उनके रेशियो के हिसाब से क्या है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना। अब जो हमें लगता है कि कोई ऐसा समूह है हमारे यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा समाज में क्या है पिछड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, तो उनको क्या है सरकार में या विधायिका में हिस्सेदारी देकर, यानी कि उनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं, और कुछ ऐसे जो कानून है या फिर जो नियम है उनके लिए वो क्या है फिक्स कर दिए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देना। अब जो हमारे यहाँ पे लाइक हमने देखा था कि भाई सिंहली जो थे वो 74% से श्रीलंका में, और 18% कौन से थे हमारे तमिल्स थे। तो ऐसे समुदाय जो अल्पसंख्यक हैं तो उनके लिए क्या है आरक्षण देना, जैसे नौकरियों में या फिर इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये है अत्यंत पिछड़े हुए वर्गों के लिए अलग से सरकारी नीतियाँ बनाना। अब एक तो होता है कि कोई भी सरकार है किसी देश की, वो सब अपनी सरकारी नीतियाँ बना देती हैं, लेकिन अलग से जो पिछड़े हुए वर्ग है, यानी कि जो देश एक विकास के दर पर चल रहा है और उस विकास में वो लोग पिछड़ गए हैं, तो ऐसे वर्गों के लिए अलग से सरकारी नीतियाँ बनाना।
अब इसके लास्ट और 11वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन भी आपका। बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा और संस्कृति जैसे मसलों पर फैसले लेती है, उसकी विस्तृत चर्चा कीजिए। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बेल्जियम में एक अलग से ऐसी सरकार है जो वहाँ पर किसी मतलब भाषा या जाति विशेष वाले लोगों की ही सरकार है। तो इसके बारे में भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, तो जान लेते हैं। बेल्जियम में एक बिल्कुल ही अलग तरीके की सरकार पाई जाती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। यह सामुदायिक सरकार ही शिक्षा और संस्कृति जैसे मामलों पर फैसले लेती है। अब बेल्जियम में क्या है कि वहाँ पर एक केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और एक तीसरे स्तर की बिल्कुल अलग ही प्रकार की सरकार है जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। वही सरकार क्या है, वहाँ पर शिक्षा और संस्कृति जैसे मसलों पर फैसले लेती है। इस सरकार का चयन वहाँ की एक ही भाषा विशेष या जाति विशेष वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इस सरकार का जो चयन है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी, कि किसी एक भाषा विशेष या किसी एक जाति विशेष या किसी एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा ही इस सरकार का चयन किया जाता है। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग, चाहे वे देश के किसी भी कोने में रहते हों, वो इस सरकार के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो थे सत्ता की साझेदारी पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, तो वो थे। तो आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए, और आशा करता हूँ कि आपकी भाई जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे आपकी अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे।